हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए हम लोग लेके आए क्वेश्चन बैंक सीरीज, जिसमें हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है टीडीएस टीसीएस। ये जो क्वेश्चन बैंक है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, आप उस लिंक पे जाके से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Whether the rate of TCS 1% notify under section 52 of CGST and SGST on a combination of both CGST and SGST। वो क्या कह रहे हैं, सिंपल है कि टीसीएस का जो रेट है वो 1% है। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पढ़ा था टीसीएस का रेट 0.5% सीजीएसटी एंड 0.5% एसजीएसटी एप्लीकेबल होता है एंड 1% आईजीएसटी अगर किसी केस में एप्लीकेबल है। तो क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। हमारा टीसीएस का रेट 1% एग्रीगेट पे आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन इज एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ एक्चुअल सप्लायर। वो कह रहे हैं जो टीसीएस, वो जो हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं उन्हें टीसीएस डिडक्ट करना होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीसीएस। लेकिन कुछ कंडीशंस थी जहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस नहीं डिडक्ट करते हैं तो चल जाते हैं। कौन कौन सा? अगर हम एग्जाम सप्लाई कर रहे हैं, या फिर जो हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लिस्ट पढ़ी थी ना, कि उस लिस्ट में जो लाइबिलिटी आती है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर आती है। इको के ऊपर ही अगर जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी है तब भी उन्हें जो अपनी टीसीएस है वो डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तब भी टीसीएस डिडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ यही कंडीशन थी, इन केसेस में अगर टीसीएस नहीं भी डिडक्ट होगा तो चलेगा, अदरवाइज एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस डिडक्ट करना होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, state whether the provision pertaining to TCS will be applicable to Fitel Limited sell watches to its own website through its own website। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक हमारी फाइटल लिमिटेड है जो अपनी वॉचेस सेल करते हैं थ्रू देयर ओन वेबसाइट। क्या इस पे टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? इस पे टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है। देखो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है और उसी वेबसाइट से अपनी वॉचेस सेल करते हैं। तो ये तो डायरेक्ट सप्लायर ही हुए ना, ये तो सप्लायर ही है, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर थोड़ी है। ई कॉमर्स ऑपरेटर तब आता है जब इन लोगों ने अपनी वॉचेस अमेजोन और फ्लिपकार्ट वगैरह पे रजिस्टर कर रखी होती और अमेजोन फ्लिपकार्ट फिर इनका टीसीएस डिडक्ट करता, तब अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो है उन्हें ई कॉमर्स ऑपरेटर कहेंगे। लेकिन इन लोगों ने तो क्या करा है, इन्होंने अपना, इनका बिजनेस है, अपने बिजनेस की वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट से अपना ही प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो ये लोग डायरेक्ट सप्लायर ही है, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है। और टीसीएस का प्रोविजन जो लगता है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके ऊपर टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टली यही सप्लायर है, यही गवर्नमेंट को पूरा जीएसटी पे करेंगे, टीसीएस क्या डिडक्ट करेंगे। तो आंसर देख लेते हैं। देखो टीसीएस वोंट बी एप्लीकेबल, टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देर इज नो ओनेस ऑफ फाइलिंग एनी मंथली और एनुअल स्टेटमेंट बाय ईसीओ। भाई साहब कह रहे हैं कि ईसीओ को कोई भी मंथली या एनुअल रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हमने पढ़ा था कि जो ईसीओ होते हैं वो टीसीएस डिडक्ट करते हैं और उन्हें बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ उन्हें जीएसटीआर 8 में, जीएसटीआर 8 में अपनी टीसीएस रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, जिसमें वो सारा बताते हैं कि हमने ये टीसीएस डिडक्ट किया है। तो जीएसटीआर 8 में वो फाइल करते हैं बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो ये मंथली रिटर्न है, तो ये मंथली स्टेटमेंट है। और ये कहना कि टीसीएस को कोई भी मंथली रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, ये गलत है। टीसीएस को एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी होती है। ठीक है, एक बार आंसर देख लेते हैं। देखो यहाँ पे पहले ये लिखा है कि 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक उन्हें टीसीएस की स्टेटमेंट देनी पड़ती है और 31 दिसंबर तक उन्हें एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी होती है। और यहाँ पे जीएसटीआर हमारी 8 होती है, जिसमें वो अपने टीसीएस की डिटेल्स देते हैं। इजी क्वेश्चन था, थ्योरी क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट वेदर द प्रोविजन पर्टेनिंग टू टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट will be applicable to ABC Limited, who is a dealer of brand sell watches through Flipkart and e-commerce operator। वो कह रहे हैं कि ABC Limited है, वो अपनी वॉचेस सेल करते हैं थ्रू Flipkart जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है। क्या इस ट्रांजेक्शन में ई कॉमर्स वो टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप कुछ भी चीज सेल करते हो तो वहां पे टीसीएस आ जाता है। तो यस, टीसीएस यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। टीसीएस विल बी एप्लीकेबल टू फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा एबीसी लिमिटेड का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मिस्टर एक्स इज अ सप्लायर सेलिंग हिज ओन प्रोडक्ट्स थ्रू अ वेबसाइट होस्टेड बाय हिम। डज ही फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर? वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस एंड सप्लाईज। अब क्या अगेन वही वाला पॉइंट आ गया, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मिस्टर एक्स जो है वो अपनी वेबसाइट से कुछ सामान सेल कर रहे हैं। अपनी वेबसाइट से अगर आप कुछ भी सामान अपना सेल करते हो तो एक तरह से आप सप्लायर ही हो, आप ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं हो।
इवन अगर आपकी वेबसाइट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गए। तो मिस्टर एक्स अपनी वेबसाइट से सामान सेल कर रहे हैं, तो क्या इन्हें ई कॉमर्स ऑपरेटर में क्लासीफाई करेंगे? नहीं, इन्हें ई कॉमर्स में क्लासीफाई करेंगे नहीं करेंगे, और इनके ऊपर टीसीएस के प्रोविजन भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। विल आंसर ये पे का लिखा होगा कि टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा, नो रिक्वायरमेंट टू कलेक्ट टीसीएस। ठीक है, यहाँ पे क्लियर लिखा नो रिक्वायरमेंट टू कलेक्ट टीसीएस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, Mr. A purchases goods from different vendor and in turn Mr. A is selling them on their own website under his own billing. Is TCS required to be collected on such supplies? देखो अगेन ये क्वेश्चन थर्ड टाइम आया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन पढ़े तो थर्ड टाइम ये क्वेश्चन आ गया कि आप अपनी खुद की वेबसाइट से कुछ भी चीज सेल कर रहे हो, क्या इस पे टीसीएस एप्लीकेबल होगा? ऐसी ट्रांजेक्शन पे टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आप खुद की ओन वेबसाइट से कुछ भी सामान सेल कर रहे हो तो टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये आंसर आप रीड कर लेना, यहाँ पे टीसीएस नो रिक्वायरमेंट टू कलेक्ट टीसीएस। ठीक है, क्लियरली मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52? ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, डिपॉजिट ऑफ टीसीएस विद गवर्नमेंट। ठीक है, देखो सिंपल है कि टीसीएस वो पूछ रहे हैं किसे कलेक्ट करना होता है, एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर को आपका टीसीएस कलेक्ट करना होता है। रिटर्न फाइलिंग की क्या प्रोविजन है? नेक्स्ट मंथ की 10th तक आपको जीएसटीआर 8 में अपनी टीसीएस रिटर्न फाइल करनी होती है, और एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक आपको अपनी एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी होती है। सिंपल प्रोविजन है, हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, तो एक बार ये पूरी कहानी आप रीड कर लेंगे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को फाइल करना है। ठीक है, 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है, और 31 दिसंबर तक एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। ये पूरा एक बार आप रीड कर लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, Ramlal Enterprise registered in Delhi is engaged in supply of interior decoration services to Andhra Bhavan located in Delhi. Service contract is entered with the government of Andhra Pradesh, registered only in Andhra Pradesh. The contract value is of 15,50,000 and payment is due in October 2023. You are required to determine the amount of tax, if any, to be deducted in the above case, assuming that the rate of CGST, SGST and IGST are 9%, 9% and 18% respectively. Will your answer be different if Ramlal Enterprises is registered under composition scheme? अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे हैं रामलाल एंटरप्राइजेस जो कि रजिस्टर्ड है दिल्ली में, जो रजिस्टर्ड कहाँ पे है? दिल्ली में, और ये सर्विसेज दे रहे हैं आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट को। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को एक सर्विसेज दे रहे हैं, किससे रिलेटेड टू आंध्र भवन जो कि लोकेटेड है दिल्ली में। मतलब सर्विसेज भी दिल्ली में ही दी जा रही है। आंध्र भवन होगा एक, तो वो लोकेटेड है दिल्ली में, उससे रिलेटेड सर्विस दे रहे हैं एपी गवर्नमेंट को। ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं क्या इस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं होगा। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कोई भी पर्सन सर्विस देता है गवर्नमेंट को, तो उस केस में टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो हमने स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट पढ़ी थी। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको एक चीज याद रखनी है कि या तो डेस्टिनेशन या फिर ओरिजिन, डेस्टिनेशन या फिर ओरिजिन हमारी किस में होनी चाहिए? उस स्टेट में होनी चाहिए जिस स्टेट की गवर्नमेंट को हम सर्विसेज दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे सर्विसेज किसे दे रहे हैं? हम दे रहे हैं एपी की गवर्नमेंट को, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन हमारी जो ओरिजिन और डेस्टिनेशन दोनों ही दिल्ली में है, क्योंकि देखो हम खुद भी दिल्ली में है, तो ओरिजिन हमारी तरफ से हुआ, ये भी दिल्ली में है, और डेस्टिनेशन सर्विस हम दे रहे हैं किससे रिलेट, कहाँ पे? आंध्र भवन में, जो भी दिल्ली में है। तो ओरिजिन और डेस्टिनेशन दोनों में से कोई एक, एटलीस्ट दोनों में से कोई भी, या डेस्टिनेशन या ओरिजिन आपका आंध्र प्रदेश में होना जरूरी था, तभी आपका टीडीएस डिडक्ट होता। लेकिन इस केस में ये दोनों ही दिल्ली में है, ओरिजिन और डेस्टिनेशन दोनों ही दिल्ली में है, तो हमारा टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में आपके टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। और जो सेकंड पार्ट है कि अगर कंपोजिशन स्कीम में होते तो क्या आंसर चेंज हो जाता? तब भी हमारा आंसर सेम ही रहता, हमारा आंसर चेंज नहीं होता। एक बार आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरी कहानी लिखी है कि टीडीएस कौन कौन डिडक्ट करते हैं, ये आप रीड कर लेना। उसके बाद देखो ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ा देती हूँ। द लोकेशन ऑफ सप्लाई रामलाल एंटरप्राइज एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिल्ली, द स्टेट रजिस्टर एंड द रजिस्ट्रेशन जो है उनके पास गवर्नमेंट का, वो आंध्र प्रदेश का है, तो नो टैक्स लाइबिलिटी। देखो, नो टैक्स इज लाइबल टू बी डिडक्टेड इन द गिवन केस, क्योंकि ओरिजिन और डेस्टिनेशन दोनों ही दिल्ली में है और हमारी गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश की है, तो टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। और देखो आंसर यहाँ पे लिखा है, आंसर विल रिमेन अनचेंज। अगर हमारा कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी होती, यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखी होती, तब भी हमारा आंसर सेम रहता, हमारा आंसर चेंज नहीं होता। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अब पता है इसमें गलती कहाँ होती है? इसमें बच्चे क्या करते हैं? बच्चे टीडीएस लगा देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भैया 2.5 लाख हमारी वैल्यू क्रॉस हो गई कॉन्ट्रैक्ट की, तो हमें टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। बिल्कुल होंगे उस पॉइंट से तो, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है डेस्टिनेशन और ओरिजिन, ये याद रखना,
ईदर डेस्टिनेशन या ओरिजिन आपका स्टेट उस स्टेट में होना चाहिए जहां से आपकी गवर्नमेंट बिलोंग कर रही है। तो हमारी गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश से है, तो आंध्र प्रदेश में हमारा एटलीस्ट या तो हमारा ओरिजिन होता या डेस्टिनेशन होता, तभी टीडीएस डिडक्ट होता। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नाउ विद दिस हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। देखो बहुत इजी इजी क्वेश्चंस थे, छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। इस चैप्टर की जो रिवीजन वीडियो है वो भी मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर रखी है, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स जो है वो रिवाइज करें, अच्छे से रिवाइज करें। तो एक बार आप वो रिवीजन वीडियो भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन बैंक वीडियो देख लीजिए, मोर देन इनफ है, आपको सारा चैप्टर जो है आपके माइंड में प्रिंट हो जाएगा। नाउ विद दिस हम इस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।